कविता में भाषा प्रयोग विधि की मान्यता की बात की जाती है, तो वो पुराने उपमान हमें बोझ की तरह प्रतीत होते हैं। पहले आंख के लिए नेत्र, लोचन, नयन, दृग, ये तमाम जो पर्यायवाची आते थे, उसका प्रयोग रचनाकार कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे अब उसके लिए प्रयोग बदलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कमल से कमल नयन, सारंग से अनेक रूपों में मृग नयन, इन रूपों में भी उसे चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। मध्यकाल में तो इसमें बहुत ज्यादा काव्य हुआ था और काव्य भाषा को समझने में लोक साहित्य की प्रकृति भी बहुत सहायता करती है। लोक साहित्य के माध्यम से भी आप काव्य भाषा को समझ सकते हैं, क्योंकि काव्य भाषा का जो स्वरूप है आम बोलचाल की भाषा से ही निर्मित और प्रभावित दिखाई देता है। मैंने पिछली क्लास में उनके कुछ शब्दों का प्रयोग भी आपको बताया था कि किस तरह से वो काव्य भाषा का प्रयोग करते हैं, और काव्य भाषा का प्रयोग करते समय चक्रव्यूह, घर इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग आगे ने अपनी रचनाओं में किया है, और उसका विवेचन करके वो उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। संदर्भ के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब घर जैसा सामान्य शब्द वे प्रयुक्त करते हैं तो अपनी प्रयुक्ति की स्थिति से विशेष बन जाता है, और चक्रव्यूह जैसा विशेष शब्द बिना यत्न के आपको व्यापक अर्थ दे जाता है। चक्रव्यूह के साथ आपके सामने महाभारत का परिदृश्य, गर्भवती सुभद्रा का की दृष्टि, अभिमन्यु और सारे योद्धा, ये पूरा का पूरा परिवेश हमारे सामने आता है। कवि संदर्भ को जब प्रतीक के रूप में लाता है तो चक्रव्यूह का अर्थ हो जाता है मानव मन की गुत्थियां, मानव मन की गुत्थियां। और फिर जब इस प्रतीक को भाव चित्र के रूप में अंकित करने की कोशिश करता है कवि, तो चक्रव्यूह के साथ एक नया परिवेश जुड़ जाता है, और कवि ने अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उसको निर्मित किया है। जैसे मृत्यु के भय से युद्ध करता हुआ आधुनिक व्यक्ति मन, मृत्यु के भय से युद्ध करता हुआ आधुनिक व्यक्ति मन, इस प्रकार संदर्भ के साथ अनिवार्य रूप से परिवेश को प्रतीक के साथ रखकर जोड़ने की कोशिश होती है। प्रतीक और भावचित्र में कुछ वैसा ही अंतर है जैसा उपमा और रूपक के बीच होता है। उपमा में हर समग्र स्थिति के बीच एक अंश विशेष की तुलना होती है, और रूपक में उपमेय में उपमान का चूंकि भेद होता है तो समग्र स्थिति के बारे में आरोपण की चेष्टा होती है। ठीक है, भावचित्र रूपक की भांति किसी पूरी की पूरी स्थिति को अंकित करना चाहता है, पर मौलिक रूप से कहीं ना कहीं कोई अंतर रह जाता है। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। जी मैम। क्लियर है? जी मैम। तो आपका ये भी टॉपिक हो गया बेटा। मैंने अज्ञेय को भी आज आपको बता दिया, क्योंकि अज्ञेय और वर्ड्सवर्थ ही हैं, और पता नहीं आप लोगों में से कोई काव्य भाषा पर रिसर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेस प्रारंभिक स्थिति को बताते हुए, प्रारंभिक पाश्चात्य आलोचकों की बात करते हुए मैंने थोड़ी सी भारतीय या हिंदी साहित्य के थोड़ी सी बात बताई, क्योंकि बहुत व्यापक हो जाता। तो ये काव्य भाषा पर बात हो चुकी है। आपको कोई पूछना है, कुछ प्रश्न दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं, और क्योंकि अगली क्लास फिर आशुतोष जी लेंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया है? अगर फिर भी आपके जो प्रश्न होंगे, आप चाहेंगे तो हम किसी दिन विदाउट शेड्यूल के मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ। हाँ, कोई मैम जो भी आपने बताया इसमें भाषा के 4 भेद बताए, तो इसमें एक सृजनात्मक गद्य की भाषा जो है, तो सृजनात्मक गद्य की भाषा और गद्य की भाषा में क्या फर्क है? देखो, गद्य की भाषा तो सामान्य रूप से हम लिखते चलते हैं, लेकिन जब आप अज्ञेय की भाषा पढ़ते हैं, अज्ञेय के
भाषा नहीं है, वो सृजन करते हैं अपने गद्य की भाषा को। उस रूप में एक एक शब्द जो है उनकी उपन्यासों का, वो ऐसा लगता है खूब तराश कर लिखा गया हो। ये कहने का मतलब है वो सृजनात्मक गद्य है। सृजनशील, वो सामान्य गद्य से, सामान्य गद्य में तो आप किसी तरह से बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए उसको लेके चलते हैं और आम बोलचाल की भाषा को आप गद्य में प्रयुक्त कर लेते हैं। लेकिन कोई बौद्धिक चेतना से युक्त अगर साहित्यकार है, वो सृजनात्मक गद्य का सहायता लेता है। जैसे अगर आप उनके त्रिशंकु जो निबंध संग्रह उसको आप पढ़ें तो बहुत जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है। गद्य होते हुए भी जो भाषा की सामर्थ्य है, शब्दों का जो चयन है, जो उसका पद विन्यास है, उससे आशय है। ठीक है शिवनारायण? जी मैम। क्लियर है? अगर इसके बाद भी आप लोग अभी, चूंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपके दिमाग में मुझे नहीं लगता प्रश्न आएगा, क्योंकि अभी एक साथ क्लासेस हो रही हैं। आप पढ़ लीजिए, आशुतोष जी आपकी अगली क्लास लेंगे थर्सडे से, और अगर उसके बाद भी आपकी कोई समस्या होगी आप बताइएगा। मैं किसी दिन आशुतोष जी से बात करके या किसी सैटरडे को मैं आपको समस्याओं का समाधान कर दूंगी। ठीक है बेटा? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया।